Hello and welcome to Notebook IS everyone. My name is Mansi. Today is 2nd September and we are here to discuss some current news from the Hindu. आज की एक बहुत ही अच्छी गुड मॉर्निंग के साथ में आपका स्वागत करते हैं हम फिर से नोटबुक आईएएस में। ठीक है, एक कोटेशन देख लेते हैं। सपने वो नहीं जो आप नींदों में देखते हैं, सपने तो वो है जो आपको सोने नहीं देते हैं। इतने बढ़िया कोटेशन के साथ में आज की शुरुआत हुई है। आप भी इसको एक मोटिवेशन की तरह ले सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को आप बार बार रिपीट करते हो दिन में, तो आपकी जो डिसिप्लिन है, जो मोटिवेशन है, वो बनी रहती है दिन की। ठीक है, इतना बढ़िया कोट के साथ में आज शुरुआत करते हैं हम हमारी वीडियो की। ठीक है, आज के न्यूज़ में है ये आज के न्यूज़ में जो हाईलाइटेड टॉपिक्स है उसकी डिस्कशन देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है फ्लड्स आए हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, उसके बारे में बताऊंगी मैं कि क्या कहाँ आए हैं फ्लड्स, किस रिवर पे आए हैं, कितना डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है। अगला आर्टिकल है रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस है, क्या वो बेटर हो पाएंगे तो किस वजह से हो पाएंगे। ठीक है, अब वो इस वक्त आज के दिन क्या वो सही हो सकते हैं, क्या ऐसी चीजें किन चीजों ने लीड किया है इस हालात को, जब अब पाकिस्तान और जो इंडिया है वो जो तनावपूर्ण माहौल में हमेशा रहते हैं, उस बिहेवियर को, उस सिचुएशन को किन चीज़ों ने लीड किया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल होने वाला है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए जो है वो राशन कार्ड्स देने की जो है वो मांग करी जा रही है सेंटर से। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे आगे क्या है पूरा। उसके बाद देखेंगे जीएसटी रिसिप्ट्स के बारे में। ठीक है, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी रिसिप्ट्स ग्रोथ देखी गई है 6.5%। अगस्त में क्या होती है ये ग्रोथ, क्यों मेजर करी जाती है ये ग्रोथ, सारा मामला देखेंगे हम आगे का। अगला आर्टिकल देखेंगे पेरिस में यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस मिला है किसे, जिंक रूफर्स को। तो जिंक रूफर्स क्या होते हैं, क्या यूज होता है उनका, और यूनेस्को के बारे में देखेंगे किन किन साइट्स को या किन चीजों को जो है वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिलता है, वो भी देखेंगे। यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे कि जो पैरा ओलंपिक्स में अभी जो चल रहा है, नए जिन्होंने मेडल्स जो है वो अचीव करे हैं भारत के लिए, वो हम देखेंगे, वो भी न्यूज में है काफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो और लास्ट आर्टिकल हम देखेंगे कि आईटीटीएफ फाउंडेशन ने शरात को जो है वो एम्बेसडर बनाया है। तो आईटीटीएफ फाउंडेशन है क्या, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम आगे। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पहला हमारा आर्टिकल था। स्टार्ट करने से पहले जो है हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कल के। ठीक है, कल हमने जो भी डिस्कस किया था आर्टिकल्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको एंड ऑफ द लेक्चर में। तो वही जो क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, आप आंसर जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो इससे क्या है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी हमारी और आपकी। नोटबुक आईएएस के साथ में आप सारे जुड़ते रहेंगे। ठीक है, तो और मुझे भी पता लगेगा कि कितने वीडियोस देख रहे हैं, कितने सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, अ थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो उसके बारे में क्वेश्चन है। कल हमने पढ़ा थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्यों न्यूज में था, क्यों था न्यूज में, क्योंकि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, उन्होंने थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में कुछ बोला था कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में अगर हिंदी इंक्लूडेड नहीं भी होगी तो भी थर्ड लैंग्वेज जो है वो, मतलब वो फोर्सफुली हिंदी नहीं दिया जाएगा बच्चों को, उनका चॉइस होगा, वो कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं लैंग्वेज। ठीक है, इस चीज का जो है उन्होंने इस चीज पे जो है उन्होंने बात करी थी। ठीक है, तो ये न्यूज में था, इस वजह से इसमें इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि थ्री लेगेड फॉर्मूला कब प्रपोज हुआ था। ठीक है, इंडियन एजुकेशन रिपोर्ट्स में। ठीक है, तो कब प्रपोज हुआ था, इसमें कोठारी कमीशन रिपोर्ट से जो है वो इसको जो है वो प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये फर्स्ट प्रपोज किया था तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब कल हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन और सारे साइक्लोन्स के टाइप भी पढ़े, साइक्लोन के बारे में पढ़ा। क्या था न्यूज में कल, आईएमडी ने जो
जो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, वहां पर कोस्टल एरियाज पे हैवी रेनफॉल होने की जो है वो संभावना बताई है। वहां पर जो कोस्टल एरियाज है वहां पर साइक्लोनिक एक्टिविटीज भी देखी जा रही है। अक्सर लो प्रेशर की वजह से ये देखा जाता है। कल हमने बहुत अच्छे से न्यूज कवर करी है पूरी इसके बारे में, आप लोग जाके देख सकते हैं एक बार फिर से। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे इसका क्या है आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब इनमें से कौन सी कंडीशन है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होने में जो है वो जरूरी होती है। ठीक है, सी सरफेस टेम्परेचर बिलो 20 डिग्रीज, सी सरफेस टेम्परेचर अबाउट 26.5 डिग्रीज, ये सही है। ये होनी चाहिए कंडीशन ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यू पेंशन सिस्टम इज करेक्ट। अब कल हमने न्यू पेंशन सिस्टम के बारे में पढ़ा। ठीक है, न्यू पेंशन सिस्टम में अभी जो क्या नॉर्म्स अप्लाई हुए हैं और अभी जो क्या चेंजेस अप्लाई हुए हैं, मैंने कल उन सब के बारे में आपको बताया। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट न्यू पेंशन सिस्टम। नए पेंशन सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सबसे सही स्टेटमेंट है न्यू पेंशन सिस्टम के लिए। ठीक है, तो कौन सा सही स्टेटमेंट है इनमें से सही स्टेटमेंट है ये, इट इज अ वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। ठीक है, ये एक वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले हमारे आर्टिकल्स पे आ जाते हैं। तो आज का आर्टिकल है हमारा, फ्लड सिचुएशन टर्न्स ग्रिम इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फ्लड टाइप सिचुएशन हुई है। ठीक है, फ्लड जो है वो आए हैं, क्यों हुए हैं, बिकॉज हैवी रेनफॉल हुआ है। हैवी रेनफॉल होने की वजह से जो बुडामेरू वागू रिवर है उसको वो जो है वो फ्लड हो गई है। ठीक है, वो ओवरफ्लो हो गई है और इस वजह से जो है वो फ्लड्स आए हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ये जो रिवर है, ठीक है, बुडमेरू वागू रिवर, ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। ठीक है, कृष्णा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है और इसके जो है वो ओवरफ्लो हो जाने से, भर जाने से पूरी तरीके से एक तरीके से फ्लड आ गए हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अभी तक जो है वो 15 जो कैजुअलिटीज है वो तेलंगाना में देखी गई है। 15 लोग की अभी तक मौत हो चुकी है तेलंगाना में और 12 लोगों की आंध्र प्रदेश में जो है वो मौत हो चुकी है। ठीक है, अभी सिचुएशन कंट्रोल में लाने के लिए आईएमडी ने जो है वो मेजर, स्टेट गवर्नमेंट और आईएमडी जो है वो मेजर्स ले रहे हैं। आईएमडी ने अगले कुछ दिनों के लिए, हफ्तों के लिए जो है वो हाई अलर्ट भी मेंशन कर दिया है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो हाई अलर्ट मेंशन कर दिया है, बिकॉज हाई रेनफॉल होने वाला है। ठीक है, और फ्लड्स वगैरह जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो इसका प्रायर नोटिस जब मिला था तो इवैक्यूएशन वगैरह शुरू हो गया था, पब्लिक का इवैक्यूएशन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था। मेजर्स, जब ऐसा कुछ आने वाली होती है चीज, ऐसी कुछ जो है जिसकी संभावना दिखती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ये मेजर्स लिए जाते हैं कि इवैक्यूएट कर दे जितनी ज्यादा हो सके उतनी पॉपुलेशन को। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो लाइव्स का नुकसान होता है, ठीक है, इंसान की जो जिंदगियों का नुकसान होता है वो कम होता है। फिर भी नुकसान देखने तो मिला है हमें, तो हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे इम्प्रूवमेंट के मेजर्स भी देखे जाएंगे क्या होते हैं। ट्रेन वगैरह भी जो है ये देख ही सकते हो आप। ट्रेन की जो पटरी है पूरा इस पे पानी वानी पूरा ओवरफ्लो होके जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये का ट्रेन्स जो है वो ऑलमोस्ट 150 प्लस ट्रेन्स जो है वो कैंसिल हो गई है। ठीक है, वहां से डाइवर्ट करी गई है, उधर उस साइड से जा ही नहीं रही है, कोई ट्रेन वगैरह चल ही नहीं पा रही है। जब पटरियों पे इतना पानी है तो फिर ट्रेन कहाँ से चलेंगी। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये सारी सिचुएशन आ रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, एग्जाम में डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट से जो है वो आपको ये सवाल पूछा जा सकता है। आपको इसके रिवर के बारे में भी पूछा जा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में ये पूछा जा सकता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन एमर्ज कर गई तो फिर जो है आप एथिक्स वगैरह में पूछा जा सकता है। ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए आप अगर डीएम हो उस डिस्ट्रिक्ट के तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, इवैक्यूएशन करने के लिए क्या करोगे, कैसे मेजर्स लोगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आ सकती है, एग्जाम में आपके पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल है जीएसटी के ऊपर। ठीक है, जीएसटी रिसिप्ट्स ग्रोथ स्लिप्स टू 6.5% इन अगस्त।
अब अगस्त में जीएसटी रिसिप्ट्स जो है उसकी ग्रोथ जो है वो 6.5% जो है वो गिरी है अगस्त में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जून में इसकी जो ग्रोथ थी वो 6.3 थी। ठीक है, जून में नेट रिसिप्ट ग्रोथ जो थी वो जून में 6.3 थी और अब जो है अगस्त में 6.5 हो गई है। ठीक है, जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ठीक है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इस टैक्स के अंडर 5 स्लैब्स आते हैं। ठीक है, 5 स्लैब्स आते हैं। कौन क्या स्लैब्स है वो देखते हैं। एक 0%, 5%, 12%, 18% और 28% का स्लैब है। ठीक है, ये 5 स्लैब जो है वो जीएसटी के अंदर अंडर आते हैं। इतने परसेंट टैक्स जो है वो हमें पे करना पड़ता है अगर हम इस टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं तो। ठीक है, जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार की जीएसटी होती है। सबसे पहली सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, दूसरी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तीसरी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स और चौथी जो है वो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। कोई भी वनडे एग्जाम में या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड को इसका डीप एनालिसिस अगर हम करेंगे, एकदम डीप डाउन जाके देखेंगे तो इकोनॉमी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि जीएसटी के बारे में ये चीजें जो है वो अभी स्पेकुलेट किए जा रहे थे, तो क्या चीजें हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में टिक कर करिए ऐसे। ठीक है, और प्रॉपर फैक्ट्स होते हैं या प्रॉपर फिगर्स होते हैं उसके बारे में वनडे एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। जीएसटी के स्लैब्स के बारे में, जीएसटी के प्रकारों के बारे में जो है वो पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में। ये सारी चीजें जो है वो आ सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। पेरिस में जो है यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस मिला है किसको? जिंक रूफर्स को। ठीक है, अब जिंक रूफर्स क्या होते हैं? ठीक है, जैसे इंडिया में देखा जाता है, अगर हम गांव वगैरह में देखें तो अभी इंडिया के जो अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन है वहां पे जो रूफ्स होते हैं या वहां पे जो सीलिंग होती है या सीलिंग के ऊपर जो छतें होती है वो बेसिकली कंक्रीट और उस सब कुछ की बनी हुई होती है। ठीक है, बट हम अगर गांव वगैरह में जाए तो फिर उधर एक अलग माहौल दिखता है। ठीक है, साउथ की तरफ जब आप जाओ ना तो साउथ में, इंडिया के जो साउथ है जैसे चेन्नई वगैरह में, उधर जब रूरल पॉपुलेशन की तरफ थोड़ा जाओ तो उधर मतलब ज्यादा ग्रीनरी है और वो लोग ज्यादा जो है ऐसे घर जो है वो बनाते हैं जो टिपिकल पहले वाले घर नहीं होते थे, जो ऐसे रेड कलर के जो रखे जाते थे घरों के ऊपर। ठीक है, वैसे घर देखे जाते हैं। तो इसी मतलब मैं इसका कॉन्टेक्स्ट ला रही हूँ जिंक रूफर्स को समझाने के लिए कि जिंक रूफर्स जो होते हैं ना वो ऐसे ही जो रूफ्स होते हैं ना, एक प्रकार के रूफ्स बोले जा सकते हैं इसको। ठीक है, रूफ्स होते हैं ये। तो पेरिस के ये जो जिंक रूफर्स है उसे यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस मिल गया है। ठीक है, अब यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म है यूनेस्को का। यूनेस्को का गठन कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 में हुआ था। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो है वो फॉस्टर किया, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो है इसने पेस पकड़ा। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक है, इसके गोल्स क्या है? यूनेस्को के जो मेन गोल्स है, ठीक है, वो प्रमोटिंग एजुकेशन क्वालिटी। ठीक है, एजुकेशन क्वालिटी को प्रमोट करना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करना। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है ये इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारे पास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो टोटल हमारे पास 17 है। ये चार्ट देख सकते हैं आप। इसमें जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, 17 सस्टेनेबल गोल्स आपको याद होने चाहिए। इसके बारे में प्रीलिम्स में जरूर 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 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है सारे के सारे गोल्स। ठीक है, इसमें से जो है 4 जो है इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उस पे यूनेस्को जो है वो फोकस करता है और एजुकेशन के मामले में उस पर फोकस करता है। साइंस के मामले में क्या फोकस करता है कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो एडवांस करी जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज जो है वो बिल्ड करी जाए साइंस के लिए।
ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग नेचुरल और सोशल और ह्यूमन साइंसेज वगैरह में जो है वो रिसर्च बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, कल्चर से रिलेटेड क्या गोल्स है यूनेस्को के? प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, जो कल्चरल हेरिटेज होती है, ठीक है, जो हमें अपने पुरुषों से या बहुत पहले से एकदम पुरखों से जो चली आई है हेरिटेज होती है या जो चला आया कल्चर होता है, उसे हमें प्रिजर्व करना है, उसे हमें बचाना है, उसे हमें बचा के रखना है आगे के जितने भी साल, जितने भी जब तक ह्यूमन एवोल्यूशन होगा तब तक जो है ये सारे हेरिटेज, ये सारे साइट्स जो है वो हमें प्रिजर्व करके रखने हैं, बचा के रखने हैं। तो उसका काम जो है वो यूनेस्को करता है। वो साइट्स जो होती है, जो प्रिजर्व करने वाली होती है, उन्हें जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दे दिया जाता है यूनेस्को की तरफ से। फिर उस साइट के ऊपर जो है वो ह्यूमन कांटेक्ट जो है वो कम हो जाता है उस साइट का। ठीक है, एकदम निग्लेक्ट नहीं होता, एकदम जीरो नहीं हो जाता, कम हो जाता है। ठीक है, बट टैग दे दिया जाता है उन साइट्स को जो है वो यूनेस्को की तरफ से जो है वो देखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, कुछ भी अगर उन साइट्स के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन का या इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया, फिर कंस्ट्रक्ट करना है कुछ, तो वो उन सब का जो जिम्मेदारी होता है वो यूनेस्को उठाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन में क्या है कि प्रमोट करता है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, मीडिया डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है और यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ठीक है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज को यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करता है। अब इसमें सब ऑर्गेनाइजेशंस क्या है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट, ये ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देखता है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। दूसरा कौन सा है? यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का इंस्टीट्यूट है जो लर्निंग पे, लिटरेसी पे और एडल्ट एजुकेशन पे फोकस करता है। यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जो है वो ये है इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स। यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, यूनेस्को इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये सारे इसके सब सब जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो है यूनेस्को के अंडर ये आते हैं और यूनेस्को इनकी पेरेंट जो वो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो आपको पता होने चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब निषद ने सिल्वर लाया है, ठीक है, मेंस हाई जंप में, हाई जंप में, और प्रीति ने 200 मीटर में जो है वो ब्रॉन्ज लाया है। ठीक है, ये पैरा ओलंपिक्स का पूरा न्यूज है। ठीक है, आर्या ने जो है वो मेंस लॉन्ग जंप में गोल्ड लाया है। ठीक है, ये अब तक के जो है इंडिया के पैरा ओलंपिक्स में जो है वो अब तक की पूरी लिस्ट है। अब तक इंडिया के पास 7 जो है वो 7 जो है वो मेडल आ चुके हैं। ठीक है, जिनमें से 4 ब्रॉन्ज है, 2 सिल्वर है और 1 गोल्ड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पैरा ओलंपिक्स के में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने मेडल्स हमें मिले, ये वनडे एग्जाम्स वगैरह में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में। और दूसरा क्या है कि इसमें कौन सा नया स्पोर्ट जो है वो आया, वो सारी चीजें भी जो है वो पूछी जा सकती है। पैरा ओलंपिक्स के बारे में भी जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देख ही रहे हो आप, अवनी लेखारे, मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, मनीष नरवाल, रुबीना फ्रांसिस, प्रीति पाल और निषाद कुमार, इन सारे जो लोग हैं इन्होंने मेडल लाया है इंडिया के लिए। और ये बहुत गर्व की बात है कि इस इंटरनेशनल लेवल पर अपनी डिसेबिलिटीज को इतना ज्यादा ताकतवर बना के इन्होंने मतलब खेल का जिस तरह से प्रदर्शन किया है वो बहुत सराहनीय है। ये सबको ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए, ऐसा जज्बा सबका होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें सीखने वाली होती है इनसे। डिसेबिलिटीज के साथ भी कोई इंसान जब इस लेवल पे जो है वो मेडल्स जीत रहा है और जो इस लेवल पे जो है वो अपना रख रहा है चीजें कि मैं कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं और अपने देश को प्राउड फील करवा रहा है, तो भाई ये तो हर सिटीजन के हर सिटीजन को प्राउड कराने वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो ये है न्यूज में। अभी तक 7 मेडल जो है वो आ चुके हैं इंडिया के पास, अभी और भी आएंगे, अभी और भी आना है। ठीक है, और भी प्लेयर्स है हमारे पास, और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, और मैं सच में मुझे तो लगता है और भी आएंगे काफी मेडल्स। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं। ITTF फाउंडेशन ने
को एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन में उसके 5th एडिशन में जो है वो शरात को जो है वो एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। ये बस न्यूज है, ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, और ये पर्सनालिटी न्यूज भी आ सकते हैं कि कौन है शरात जिनको एम्बेसडर किस किस चीज का बनाया गया है एम्बेसडर, ठीक है। तो अभी ये है ये अभी तक जो मैंने आपको बताया ये जो है वो हाईलाइटेड, ये जो है वो न्यूज थी, ठीक है। अब मेन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जो जेन्युइन मतलब जिसके ऊपर मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं वो टॉपिक देख लेते हैं थोड़े से, ठीक है। मेंस के एसए के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो टॉपिक थोड़े देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है और वो मतलब काफी लेंदी लेंदी नहीं है पर समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप जो है वो मेरे साथ पढ़िए ये सारे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अनलाइकली टू बिकम बेटर, फाइंड सर्वे। अब एक सर्वे ने जो है वो बताया है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जो है वो अभी उनमें जो है वो सुधार नहीं आ सकता, ठीक है। सुधार क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मतलब अभी मैं बताऊंगी कि क्या हिस्ट्री रह चुकी है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की, ठीक है। तो इस वजह से जो है अभी रिसेंटली अब ये न्यूज में क्यों है, ठीक है। थोड़े दिनों पहले हमने देखा था कि एससीओ मीट के लिए पाकिस्तान ने इंडिया को इनविटेशन भेजा था, ठीक है। उसके बाद में जो एस जयशंकर है, ठीक है, उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान है उनको जो इंडिया के साथ में जो डायलॉग्स है, ठीक है, वो एस्टेब्लिश नहीं करने चाहिए अभी, ठीक है, बिकॉज ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इन दोनों दोनों भी कंट्रीज में, क्योंकि क्या होता है टेररिज्म मतलब ऐसी है ना कि पाकिस्तान के थ्रू काफी अटैक्स देखे गए हैं इंडिया की तरफ, और वो मतलब एक तरह से कहा जाता है कि वहां का ओरिजिन है, वहां से जो है वो टेररिज्म का हब कह सकते हैं हम कि टेररिज्म का हब है। तो ये सारी चीजें होती हैं, कहना नहीं चाहिए बट स्टिल है, ये सारी चीजें वहां से बहुत अटैक्स हुए हैं इंडिया पे, तो ऐसी चीजें हैं। और दूसरी क्या बात हो जाती है कि इंडिया और पाकिस्तान के अभी मतलब जो ट्रस्ट जो पहले से बना होना चाहिए, या कोई भी कंट्री पे हम ट्रस्ट जो है वो जताते हैं या फिर उनको इन्फ्लुएंस में लेते हैं, तो मतलब काफी विश्वास की जरूरत पड़ती है। वो विश्वास अभी जो है वो अभी नहीं एस्टेब्लिश हो पाया है। तो एस जयशंकर जी का भी यही कहना था कि अभी जो है इंडिया और पाकिस्तान के डायलॉग्स खत्म हो जाने चाहिए, जब तक वो टेररिज्म की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लेते, उसको खत्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लेते, या इससे पहले जो भी चीजें हुई, जो भी ब्लास्ट हुए, जो भी जिनकी भी लाइफ जो है वो सेक्रीफाइस हुई है, उनकी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं लेते तब तक ये सब कुछ करने में जो है वो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इतने लोग जो है वो टेररिस्ट अटैक्स में इतने लोग जो है वो मारे जाते हैं, ठीक है, बेमौत मारे जाते हैं, क्या गलती है उनकी। तो एक वही यही बात है, ठीक है। तो देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे रहे हैं, ठीक है, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से, ठीक है। 1947 में जब भारत को जो है वो इंडिपेंडेंस मिला, इंडिया को जो है वो इंडिपेंडेंस मिला, तो इंडिया को दो भागों में जो है वो विभाजित हो गया था, ठीक है, जिसमें से भारत अलग और पाकिस्तान अलग हो गया था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हो गया था, ठीक है। ये जो है वो अलग हो गया था। अब इस वजह से क्या हुआ कि इसमें जो है वो लाखों लोगों की जाने गई, ठीक है। इस वजह से मतलब चूज करना पड़ गया था लोगों को कि इधर यू हैव टू स्टे इन पाकिस्तान और यू हैव टू स्टे इन इंडिया, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि 1948 में सबसे पहला कश्मीर के ऊपर जो है सबसे पहली जो है वो लड़ाई लड़ी गई, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान ने जो है वो लड़ाई लड़ी कश्मीर के ऊपर सबसे पहली 1948 में, ठीक है। जो क्रोनोलॉजी मैं बता रही हूँ अभी, ये क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप नोट करते चलिएगा। सबसे पहली लड़ाई कब हुई? 1948 में। अब उसके बाद 1965 में, ठीक है, 1948 में लड़ाई हुई थी। उसके बाद ये पहला युद्ध था, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का। उसमें जो है कश्मीर
को एक कश्मीर का एक छोटा सा जो पोर्शन है, छोटा सा जो भाग है, वो जो पाकिस्तान की तरफ दे दिया गया, ठीक है, जिसे पीओके बोला जाता है, अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, ये बोला जाता है। तो 1948 में थोड़ा सा पार्ट जो है वो कश्मीर का दे दिया था इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ। 1965 में क्या हुआ, एक और युद्ध हुआ कश्मीर को लेके, जिसे दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते जो है वो पैदा हो गए। इसको लेके एक शांति का समझौता भी हुआ। 1965 में भी एक वॉर हुआ, ठीक है, 1965 में कश्मीर को लेके एक और वॉर हुआ। अब इस वजह से दोनों देशों का अपने ऊपर का ट्रस्ट जो है वो हिल गया था। उसके बाद जो है इसको शांत करने के लिए, ठीक है, इस युद्ध को शांत करने के लिए जो है वो शांति प्रस्ताव साइन किया गया। कोई भी वॉर चल रहा हो तो वो वॉर को नॉर्मलाइज करने के लिए उस वॉर के खत्म होने के बाद एक ट्रीटी साइन कराई जाती है, या उस वॉर को खत्म होने के लिए एक ट्रीटी साइन कराई जाती है। उस ट्रीटी के में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आगे जो है सबको फॉलो करने पड़ते हैं, दोनों देशों को, ठीक है। तो इस इंडिया पाकिस्तान के 1965 में जो वॉर हुआ था कश्मीर के ऊपर, उसमें जो है वो ताशकंद समझौता जो है वो साइन किया गया, ठीक है, ताशकंद समझौता साइन किया गया। बट उससे भी जो है वो मतलब तनावपूर्ण माहौल बना ही रहा, कोई उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए, वैसे का वैसे ही बना रहा। ताशकंद समझौता में जो भी डिसाइड किया गया था वो फॉलो नहीं हो पाया टू द पार, ठीक है। उसके बाद 1971 में क्या हुआ, 1971 में जो है 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश में पाकिस्तान जो अब का बांग्लादेश है, तब जो है वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों डिवाइड हो चुके थे, ठीक है। अब का जो बांग्लादेश है उसमें उसमें जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार जो है वो आंदोलन चल रहे थे, ठीक है, स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे, ठीक है। स्वतंत्र ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों अलग अलग इस वजह से थे, या उन दोनों मतलब रीजन्स में इस वजह से ज्यादा डिस्पैरिटी थी, क्यों अलग थे, क्योंकि क्या था कि जो पाकिस्तान के जो लोग थे, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान के, उनका मतलब दोनों जो पोर्शन थे उनकी जो लैंग्वेजेस थी वो बहुत डिफरेंट थी। एक जगह आपको उर्दू बोली हुई देखी जाती थी, ठीक है, हिंदी उर्दू बोली हुई देखी जाती थी, और दूसरी जगह का क्या देखा जाता था, बांग्ला भाषा जो है उसे ज्यादा देखा जाता था कि वो ज्यादा मतलब बोली जा रही है, क्योंकि वो उनकी नेटिव लैंग्वेज है, ऐसे, ठीक है। तो इस वजह से जो है लैंग्वेज बैरियर की वजह से एक अलग हो गई। और ईस्ट मैप पे भी आप अगर देखोगे तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ये देख रहे हो आप, ये जो पाकिस्तान है यहाँ का, ठीक है, यहाँ पे जो पाकिस्तान है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा पाकिस्तान का पोर्शन, और ये बांग्लादेश का पोर्शन, ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन, ये ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान थे। तो इस ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान थे ये। अब इन दोनों में इतना गैप था, इनकी टेरिटरीज जो है वो, इनकी बॉर्डर्स जो है वो मैच नहीं करती थी, इस वजह से भी एक अलग इम्प्रेशन बिल्ड हो रहा था। और जब टेरिटरी अलग हो जाती है और बाउंड्री मतलब सिमिलर नहीं होती, जैसे टुकड़ों टुकड़ों में जब कंट्री बटी हुई होती है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़े बहुत जो है वो क्लैशेस पैदा होने लगते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, इस वजह से क्या हुआ कि 1971 में जो है वो बांग्लादेश में शांति आंदोलन जो है वो कराए जा रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, अब के बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जब अब का जो बांग्लादेश है उसमें जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसमें जब आंदोलन हो रहे थे, तो इंस्टेबिलिटी पैदा हो रही थी। तो वो इंस्टेबिलिटी की वजह से कुछ जो सिटीजन्स थे वहां के, वो माइग्रेट होके जो है वो इंडिया में आ रहे थे। इंडिया की बॉर्डर तो इंडिया तो बॉर्डरिंग कंट्री ही थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि इस वजह से इंडिया को जो है वो भारत को जो है वो पाकिस्तान का जो भी ये पूरा सिचुएशन चल रहा था उसमें हस्तक्षेप जो है वो किया भारत ने, ठीक है। हस्तक्षेप करने के बाद में क्या हुआ कि जिस वजह से जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर हुआ, ठीक है। उस वॉर का नतीजा क्या निकला कि 1 लाख सोल्जर्स ने 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर्स ने भारत के सामने जो है वो सरेंडर किया। ऐसा दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था, जो इस बार हुआ कि भारत के सामने जो है वो 1 लाख सोल्जर्स ने सरेंडर किया। उसके बाद क्या हुआ 1999 में, उसके बाद क्या हुआ 1999 में
1999 में कारगिल में जो है वो पाकिस्तान ने कारगिल में जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश करी। ठीक है, घुसपैठ करने की कोशिश करी, जिस वजह से क्या हुआ, भारत पाकिस्तान में एक और युद्ध हुआ। ठीक है, इसकी वजह से दोनों देशों के बीच जो है वो विश्वास की कमी आ गई। ठीक है, इसके बाद 2001 में सांसद पर हमला, 2008 में मुंबई पर आतंकी हमला, पुलवामा अटैक, बालाकोट अटैक, इन सब वजह से जो है भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हमेशा बना रहा। ठीक है, और इन सब अटैक्स की वजह से जो रिश्ता, जो भारत और पाकिस्तान का जो रिश्ता था, एक नेबरिंग जब कंट्रीज होती है तो प्यार ज्यादा बढ़ा रहता है, प्यार बढ़ता है दोनों देशों में, या फिर जो नेबरिंग कंट्रीज होती है उनसे हमारी दोस्ती काफी अच्छी होती है। रादर जो थोड़ी दूर होती है उन कंट्रीज की होती है, नॉन बॉर्डरिंग कंट्रीज से होती है। तो मतलब होना कुछ और चाहिए था, दोस्ती होनी चाहिए थी, बट इतना विश्वास ऐसे हो गया कि दोनों भी कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, दोनों कंट्रीज में हमेशा तनाव का माहौल ही रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो है इंस्टेबिलिटी हमेशा पैदा रही है, हमेशा जो है वो जारी रही है इन दोनों देशों के बीच में। अब इसमें सुधार कैसे आ सकता है? ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन सुधर सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं सुधर सकते, बट पाकिस्तान को जो है वो मतलब लीडरशिप की बहुत ज्यादा अच्छी लीडरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और पाकिस्तान अपने में डेवलपमेंट देखेंगे तो फिर, और टेररिज्म वगैरह की चीजें जो है वो नहीं आएंगी तो फिर जो है वो एक तरह से इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो अपने आप में सही होते जाएंगे। ठीक है, बातचीत का दौर जो है वो और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बातचीत का दौर जो है वो पुनः निर्माण करके जो है जो है वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, सांस्कृतिक आदान प्रदान कैसे होगा? पहले जो है वो इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस खेले जाते थे। ठीक है, अब भी अगर इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस अगर खेले गए इस सिचुएशन में, नहीं, थोड़ी नॉर्मल हो जाए सिचुएशन, उसके बाद जब इंडिया पाकिस्तान के जो क्रिकेट मैचेस वगैरह खेले जाएंगे तो इन सब चीजों से जो है वो फ्रेंडली नेचर बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा प्यार बढ़ने की जो है वो थोड़े रास्ते दिखेंगे प्यार बढ़ने के। ट्रेड इंक्रीज हो सकता है, ट्रेड को इंक्रीज जब करेंगे तब भी ये चीज हो सकती है। ठीक है, आतंकवाद को दोनों देशों के लिए खतरा है, आतंकवाद जो है उससे दोनों देशों को खतरा है। ठीक है, तो इसको लेके एक मंच पर आकर बातचीत करनी चाहिए दोनों देशों को। कश्मीर की जो समस्या है उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ जो है वो एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर आके इंडिया और पाकिस्तान को ये करना चाहिए, ये सारी चीजें करनी चाहिए। ठीक है, ये था पूरे मामले का क्रक्स। ठीक है, ये इंडिया और पाकिस्तान का मैप है, आप देख ही सकते हो, बॉर्डरिंग कंट्री है इंडिया की। ठीक है, और ये बांग्लादेश है जो पाकिस्तान से अलग हो गया था। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातचीत थी। इंडिया और पाकिस्तान का रिश्ता मतलब बहुत टाइम से जो है, बहुत डेकेड से जो है वो थोड़ा डिक्लाइन में जा रहा था, कभी अप नहीं गया है। ठीक है, तो अब अगर ऐसी चीजें एस्टैब्लिश हो, ट्रेड वगैरह एस्टैब्लिश हो या कुछ अच्छे डायलॉग एस्टैब्लिश हो हो सकता है कि वो जाए। बट इंडिया की यही मांग होती है कि जो भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं उसकी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, फिर बातचीत करने को बैठेंगे एक जगह पर। तो यही है जो कि पाकिस्तान जो कि कभी नहीं करेगा। अगर टेररिज्म की अगर ले ली उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उनके ऊपर काफी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ वायलेट हो सकते हैं, इस वजह से वो कभी नहीं लेंगे। तो यही बात हो जाती है, अब स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे, सुधार तो करना पड़ेगा, वरना ऐसी ही जितनी आज तक जिंदगियां गई है उतनी जिंदगियां जो है वो आगे भी जाती हुई दिख सकती है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, जो मतलब जो लोग जो है बिना मतलब के मारे जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड मेंस में जो है क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन है ये? Discuss the role of external actors such as China and United States in shaping dynamics of India-Pakistan relations. How do recent survey reflect reflect the influence of these powers on bilateral ties? ठीक है, बायलैटरल टाइज के साथ में इंडिया और पाकिस्तान अपने रिलेशंस, अपने डायनामिक्स कैसे सुधार सकता है? ठीक है, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ठीक है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जैसे यूएस और चाइना, ठीक है, ये डोमिनेटिंग कंट्रीज है। ठीक है, ये डोमिनेट करती है, इन्फ्लुएंस करती है काफी सारे रीजन को।
तो ये इनका इन्फ्लुएंस से कैसे जो है, इनके इन्फ्लुएंस के साथ भी इंडिया पाकिस्तान कैसे डेवलप कर सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर का, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का जो भी इन्फ्लुएंस है उससे क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है जो है वो आ रही है, वो सब कुछ इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस यूपीएससी के पेपर में आ सकता है, ठीक है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे में यूज हो सकता है, ऐसे के लिए आ सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस से बन के आ सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आ सकती है ऐसे वगैरह के टॉपिक में, ठीक है। अब तो हाल ही में गरम गरम मतलब हॉट टॉपिक चल रहा है ये, कि इंडिया एक्सेप्ट करेगी कि नहीं एससीओ का जो भी इनवाइट है उससे। तो ये सारी चीजें जो है वो आ सकती है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एंश्योर एलजीबीटीक्यू कपल्स गेट राशन कार्ड सेव सेंटर। अब एलजीबीटीक्यू क्या है, ठीक है। एलजीबीटीक्यू मतलब जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वर और अदर्स, ठीक है। प्लस सिंबल, प्लस जो साइन है वो और भी इंटरसेक्स सेक्सुअल और पैनासेक्सुअल लोगों को जो है वो डिफाइन करता है, ठीक है। ये इसका जो है वो अर्ली मूवमेंट कब था, इसका मतलब कब इसका ओरिजिन कब हुआ था, ठीक है। वैसे तो 20th सेंचुरी में इसका जो है वो वाइड स्प्रेड और एकदम से अपराइज देखने मिला, बट ये जो है पहले से चलता आ रहा था। 1960s से जो है इसका ये जो मूवमेंट्स है, अर्ली मूवमेंट्स तब से चल रही थी, ठीक है। और ग्लोबल रिकॉग्निशन क्या है इसका, ठीक है। ग्लोबली कैसे देखा जाता है इसको, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को जो है वो ग्लोबली जो है वो रिकॉग्निशन बहुत अच्छा है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज में जो है वो काफी रिस्पेक्टफुली देखा जाता है। इंडिया भी जो है वो बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे ले रही है कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को जो है जो वो उस कम्युनिटी को जो है वो और भी जैसे और भी राइट्स और उनके लिए रूल्स और भी बेनिफिट्स, ये सब कुछ चीजें जो है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। करंट सिनेरियो क्या है इंडिया में, ठीक है। लीगल रिकॉग्निशन क्या था, डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ होमोसेक्सुअलिटी का 2018 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में डीक्रिमिनलाइज कर दिया कंसेंशुअल सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को, ठीक है। जो सेक्शन 377 हटाता है, ठीक है, ऑफ इंडियन पीनल कोड, ठीक है। ये एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री थी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के राइट्स के लिए इंडिया में, ठीक है। ट्रांसजेंडर राइट्स इन 2024 सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर पीपल एज थर्ड जेंडर, ठीक है। 2014 में क्या हुआ कि थर्ड जेंडर जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया 2014 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को रिकॉग्निशन दिया था। उसके बाद में क्या हुआ कि उनको लीगल राइट्स दिए गए थे 2014 में, इंक्लूडिंग रिजर्वेशंस इन जॉब रिजर्वेशंस वगैरह वगैरह में भी दिए गए थे, ठीक है। ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट 2019 2019 जो एक बाद में एक एक्ट बना, वो सेफ गार्ड करता है इन सारे राइट्स को, इन सारे रूल्स को, ठीक है। क्रिटिसिज्म भी काफी मिला कम्युनिटी को, बट स्टिल ये रूल, ये एक्ट जो है, ये जो है वो डिफाइन करता है और ये जो है वो प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोशल चैलेंजेस क्या होते हैं अब इनको, ठीक है। डिस्पाइट लीगल प्रोसेस, सोसाइटल एक्सेप्टेंस ऑफ एलजीबीटीक्यू प्लस इंडिविजुअल्स इन इंडिया रिमेन्स अ चैलेंज, ठीक है। इंडिया जो है वो काफी कल्चर में मतलब रिच है कंट्री, ठीक है। तो उनका पहले से ये ट्रेडिशन में नहीं था, ठीक है। अगर कोई चीज पहले जमाने से चलती आ रही होती, या फिर अगर कोई चीज जो है वो पहले से जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होती, तो इंडिया को अभी जो है वो इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अभी क्या होता है, अभी नई चीजें आई है, हाँ एक लेवल पे मतलब बढ़ी है, बहुत सारे ऐसी चीजें जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो कराई है, जैसे अभी ये राशन कार्ड की ही फैसिलिटी जो है वो कराई गई है, ठीक है। इससे पहले सेम सेक्स मैरिजेस भी लीगल कर दिया इंडिया में, ठीक है, डीक्रिमिनलाइज हो गया था। तो ये सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, तो तब पहले से नहीं देखा है इंडिया ने, ठीक है, इन सारी चीजों को। और इंडिया का तो भाई मतलब ट्रेडिशन या फिर उनका जो मतलब खून रग रग में बसता है, ट्रेडिशन इंडिया के हर इंसान में, तो यही हो जाता है कि वो ऐसे देख नहीं पाते
ठीक है, सोसाइटल एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा वो हो जाती है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है सेम सेक्स मैरिजेस को। ठीक है, तो सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल करा दिया गया इंडिया में। ठीक है, जो कपल्स है, ठीक है, एलजीबीटीक्यू कपल्स को जो है वो चिल्ड्रन अडॉप्ट करने का राइट भी दिया गया। ठीक है, हेट्रोसेक्सुअल कपल्स एज हेट्रोसेक्सुअल कपल्स वो चिल्ड्रंस भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, लीगल चैलेंजेस, एडवोकेसी एफर्ट्स वगैरह काफी देखे जाते हैं, बट ये इनिशिएटिव जो उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू ये भी बहुत सराहनीय है। ठीक है, और अभी जो है वो सेंटर जो है वो ये एडवाइस कर रहा है कि जो एलजीबीटीक्यू कपल्स है उनको राशन कार्ड्स भी प्रोवाइड करा देने चाहिए। ठीक है, राशन कार्ड प्रोवाइड कराना तो मतलब एक बहुत अच्छा मूव या अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होगा, मतलब एक सोसाइटल एक्सेप्टेंस भी आ जाती है इसी में कि आपको जब गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है तो बाकी लोगों को जो है वो एक्सेप्ट करना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो थे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, और बाकी हमने पढ़े ये सारे जो न्यूज आपको पता होनी चाहिए वो सारी न्यूज हमने पढ़ी। जो भी सारे क्वेश्चंस, जो भी सारे आर्टिकल्स थे वो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, बट कुछ आर्टिकल्स मैंने सोचा है अभी कि कुछ आर्टिकल्स मैं ऐसे रखूंगी जिनके बारे में आपको स्पेसिफिक फैक्ट्स या स्पेसिफिक नॉलेज जाननी हो, और कुछ आर्टिकल जैसे जो ऐसे मेंस और इन सब चीजों में जो बहुत जरूरी है उनकी जो है वो डिटेल एनालिसिस, डिटेल ओपिनियन वगैरह जो है वो मैं शेयर करूंगी आपसे। तो ऐसा जो है वो प्रोसीजर चलेगा। अब पिछले जो आर्टिकल्स हुए हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं और मुझे कल बताना है। ठीक है, अभी कमेंट सेक्शन में बताइए, कल मैं जो है वो डिस्कशन करूंगी इन सारे क्वेश्चंस का। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन interpreted by Supreme Court to include the rights of LGBTQ community। ठीक है, LGBTQ कम्युनिटी के राइट्स जो है वो किस सेक्शन, किस आर्टिकल में जो है वो इंटरप्रेट किए गए हैं वो बताना है आपको। कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स और कैंपेन्स इन इंडिया स्पेसिफिकली एम at addressing the issues faced by LGBTQ community। अब LGBTQ कम्युनिटी के लिए जो इश्यूज फेस होते हैं, ठीक है, सोसाइटल प्रेशर फेस होता है, उसको जो है वो नॉर्मलाइज करने के लिए कैंपेन्स बिठाई जाती है। कैंपेन से एजुकेट किया जाता है लोगों को और बताया जाता है। ठीक है, और भी चीजें जो है वो बाहर आती है सारी कम्युनिटीज की, या जो भी जिस चीज के लिए कैंपेन बिठाई जा रही है। तो उसके लिए कौन सी कैंपेन इनिशिएटिव देखा गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, स्वीकार द रेनबो पेरेंट, डिजिटल इंडिया। ठीक है, इन चारों में से बताना है कौन सा जो है वो कैंपेन है जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को जो है वो एड्रेस कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। In recent survey, which of the following factors have been identified as major obstacle to improving India-Pakistan relation? अब इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बारे में हमने बात करी थोड़ी देर पहले, तो उन रिलेशंस को जो है वो आइडेंटिफाई, उन रिलेशन के जो ऑब्स्टिकल्स है उसे कौन से ये नीचे वाले जो डिस्प्यूट्स है या फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो आइडेंटिफाई करते हैं वो हमें बताना है। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, इन तीनों में से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज का काफी डिटेल हमने डिस्कशन किया है। आज की डिटेल डिस्कशन में क्वेश्चंस भी हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं, और जो मैंने डिटेल एनालिसिस करी है टॉपिक्स की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूर प्रैक्टिस करिए, इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, और जो है नोटबुक आईएएस के साथ में ऐसे ही जुड़े रहिएगा। अब कल एक और बार फिर आएंगे एक और वीडियो के साथ में। अब तक के लिए धन्यवाद और हैव अ गुड डे एवरीवन। थैंक यू सो मच।